हेलो लर्नर्स, आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, हरीश went टू अ मार्केट विद हिज पेरेंट्स। हरीश, जब दिवाली थी, दिवाली के त्यौहार पे हरीश अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में जाता है। दे परचेज शूज़ एंड क्लोथ्स फॉर हिम, तो उसके लिए, हरीश के लिए वो शूज़ और कपड़े खरीदते हैं। हिज मदर परचेज यूटेंसिल, शुगर, टी एंड दियाज अर्थ लैम्प्स, तो उसकी मदर है वो बर्तन और जो शुगर है, टी है और दिया, दिया जो अर्दन लैम्प्स होते हैं उनको खरीदती है। हरीश ऑब्जर्व दैट द शॉप इन द मार्केट वर अ फ्लडेड विद द आइटम फॉर सेल। वो हरीश देखता है कि उस जो मार्केट है उसमें तो बहुत ज़्यादा सामान है, आइटम्स हैं बेचने के लिए, ठीक है, सेल लगी हुई है। ही वॉन्टेड हाउ सो मैनी आइटम कुड बी मेड इन सच अ लार्ज क्वान्टिटी। वो इतना मतलब हैरान रह जाता है कि इतना सामान इतनी क्वान्टिटी में कैसे बन जाता है। हिज फादर एक्सप्लेन दैट शूज़, क्लोथ, शुगर एट्सेट्रा आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन इन लार्ज इंडस्ट्रीज। तो उसके फादर उसको एक्सप्लेन करते हैं ये जो शुगर है, क्लोथ है, शूज़ हैं, ये इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। और सम यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चरिंग इन स्मॉल इंडस्ट्रीज़, तो जो यूटेंसिल्स हैं और वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। जबकि ये जो दिया हैं ये इंडिविजुअल आर्टिजन और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। डू यू हैव सम आइडिया अबाउट दीज इंडस्ट्रीज़? क्या आपको इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया है? Production of goods in a large quantity after processing from a raw material to more valuable products is called manufacturing. जब किसी गुड को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है, रॉ मटेरियल, सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। डू यू नो दैट द पेपर इज़ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम वुड? क्या आपको पता है जो पेपर है जिस पे हम लिखते हैं वो वुड से बनती है, और जो शुगर है, चीनी होती है, वो शुगर केन से। आयरन और जो स्टील हैं ये आयरन और एल्युमिनियम से बनते हैं, और एल्युमिनियम बक्साइट से बनता है। स्टील और आयरन आयरन ओर से बनते हैं, एल्यूमिनियम बक्साइट से बनता है। डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप ऑफ अ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम अ यार्न विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री इटसेल्फ? क्या आपको पता है जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी यार्न से बनते हैं, और वो भी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। पीपल एम्प्लॉयड इन अ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग द प्राइमरी मटीरियल इंटू अ फिनिशिंग गुड। तो भाई पहले ये समझा देती हूँ आपको, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और प्राइमरी मटेरियल क्या होता है। प्राइमरी मटेरियल में आ जाता है जो खेती करते हैं, ओके। सेकेंडरी में वो जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में वो हो जाता है। पीपल जो वर्क करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में और वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो प्राइमरी मटेरियल मिलता है उनको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। द वर्कर एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, जो वर्कर हैं वो एम्प्लॉयड हैं, काम करते हैं स्टील फैक्ट्रीज़ में, कार में, ब्रेवरीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, बेकरीज में एट्सेट्रा। फॉल इनटू दिस कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन अ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आर मेनली कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में ही पढ़ेंगे जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी देखो, दोबारा से मैं आपको समझा रही हूँ, प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? खेती करना, वो प्राइमरी, जैसे खेती है वो उसको प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं, एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को। और सेकेंडरी एक्टिविटी में जब वो कोई रॉ मटेरियल से गुड मैन्युफैक्चर किया जाता है, कोई भी मटेरियल फिनिश्ड गुड में, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। और जो टर्शरी सेक्टर है उसमें सर्विसेज आ जाती हैं, सामान भाई बना तो दिया, अब कंज्यूमर के पास पहुंचाना भी तो है, तो वो वर्क करेगा टर्शरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो एक कंट्री की इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है कि उस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की कितनी डेवलपमेंट हुई है। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जर्नल एंड इकोनॉमिक
तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको बैकबोन माना जाता है डेवलपमेंट की और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की particularly. Okay, why? Because manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती हैं विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये बैकबोन भी है एग्रीकल्चर इकोनॉमी का. दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन द एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब. तो पहले क्या अगर इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो कितने लोग काम कर लेंगे एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन था पहले हमारा. तो भाई ये इनसे क्या हुआ है, जब ये ओपन हो गई हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ओपन हो गई, ये जॉब्स प्रोवाइड कर रही हैं, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी जॉब्स मिली हैं लोगों को, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, एम्प्लॉयमेंट भी मिला है लोगों को. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. बता ही चुकी हूँ, ये अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को ख़त्म करने में, कम करने में हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने. दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड द पब्लिक सेक्टर industries and joint sector venue in India. It was also aimed as a bringing down the regional parties by establishing industries in tribal and backward area. तो अब ये भी एम किया गया है कि भी जो ये जो ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाएंगी ताकि उनमें भी डेवलपमेंट, उन एरिया में भी डेवलपमेंट लेके आई जा सके. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स. जब ये मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है इनको एक्सपैंड किया जाता है, इनका व्यापार किया जाता है, कॉमर्स, और ब्रिंग्स इन सच अ नीड फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज. तो उससे जब वो भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, उससे वो फॉरेन एक्सचेंज में भी बढ़ोतरी होती है. countries that transformed their raw material into wide variety of finished goods of higher value are a prosperous. जो कंट्रीज रॉ मटेरियल्स भेजती हैं, ट्रांसफॉर्म करती हैं किसी इंडस्ट्रीज को, वो प्रोस्पेरिस हाई होता है उनका, यानी कि खुशहाल होती हैं. इंडियाज प्रोस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग. इंडिया की प्रोस्पेरिटी भी इंक्रीज हो रही है. एंड डाइवर्सिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल. तो ये इनसे ही हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कारण ही पॉसिबल हो रहा है. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर. ये दोनों एक्सक्लूसिव नहीं है एक दूसरे के. दे मूव हैंड इन हैंड. ये दोनों हाथ में हाथ डाल कर चलते हैं. क्यों भाई, ऐसा क्यों? For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. ये देखो, एग्रो इंडस्ट्रीज ने ही इंडिया में मेजर बूस्ट यानी कि बढ़ोतरी की है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है. एग्रो इंडस्ट्रीज के बेस पे ही एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है. दे डिपेंड ऑन लेटर फॉर अ रॉ मटेरियल. और जो ये एग्रीकल्चर भी इस पे डिपेंड है, और ये देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी इस पे डिपेंड है, क्योंकि रॉ मटेरियल उनका एग्रीकल्चर से ही, प्राइमरी सेक्टर से ही मिलता है. एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरीगेशन पंप. जो इरीगेशन पंप्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, प्लास्टिक और पीवीसी पाइप्स हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, ये सब कुछ फार्मर्स को कौन देते हैं? ये देते हैं इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं. थस डेवलपमेंट एंड अ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ. इसीलिए जो डेवलपमेंट है और जो कॉम्पिटिटिवनेस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चर इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंटली. इससे प्रोडक्शन में भी बहुत एफिशिएंसी हुई है. इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन. आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, विश्वीकरण का ज़माना है. आर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंस. हमारी इंडस्ट्रीज़ को और एफिशिएंट होना होगा, कम्पिटिटिव होना होगा. सेल्फ सफिशिएंट अलोन इज़ नॉट एनफ. सेल्फ सफिशिएंट होना यही अकेली बात नहीं है. आर मैन्युफैक्चरिंग गुड मस्ट बी एट पार्ट इन अ क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट. क्योंकि कंपटीशन बहुत है इंटरनेशनल. हमारी इंडस्ट्रीज़ को इतना डेवलपमेंट और ग्रो करना होगा कि वो इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट कर सकें.
only then will be the able to compete the international market. अगर एफिशिएंसी और क्वालिटी में इंक्रीज होगा हमारी इंडस्ट्रीज़ में, तभी इंटरनेशनल मार्केट को compete कर पाएगा. कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी. नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट करती हैं इंडस्ट्रीज. ओवर द लास्ट 2 decades, डेकेड होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ स्टेगनेटेड. तो ये जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो रुक गया है 17% ऑफ GDP आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% ऑफ द इंडस्ट्री. 27% से ये ठीक है. इंडस्ट्री विच इंक्लूडेड 10% ऑफ द माइनिंग, जिसमें 10% माइनिंग, क्वेरिंग और इलेक्ट्रिकल और गैस भी आ जाता है. दिस इज़ मच लोअर इन कंपेरिजन. ये बहुत कम है किससे कंपेरिजन ईस्ट एशियन इकोनॉमी से, विच इट इज़ 25 to 35%, जो कि वहाँ पे है. हमारे तो सिर्फ 17% है, वहाँ पे 25 to 35% है. द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डेकेड. ये जो ट्रेंड चला है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, ये पिछले लास्ट डेकेड से ही चला है. 7% पर एन्यूल बोल सकते हैं. द डिज़ायर ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डेकेड इज़ 12%. तो ये हम चाहते हैं इसमें ग्रोथ रेट आए 12%. हमारी डिज़ायर है कि हमें 12% और इसमें करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे. सिंस 2003 में मैन्युफैक्चरिंग इज़ वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एन्यूम. तो 2003 में ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ रही है 9 to 10%. ओके, विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय अ गवर्नमेंट एंड अ रिन्यूअड एफर्ट बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव अ प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट दैट अ मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डेकेड. तो ये इकोनॉमिस्ट और प्रोडक्टिविटी से हिसाब से ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो ये जो नेक्स्ट डेकेड है इसमें इम्प्रूव कर लेगी. ठीक है, वो अचीव कर लेगी अपना गोल. द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिव काउंसिल, जिसको NMCC यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज़ बिन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव. वो इसी ऑब्जेक्ट के लिए एस्टेब्लिश की गई, सेटअप की गई है, जो कि चेक करेगी ये हमारा जो टारगेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं. आगे इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे. इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. इंडस्ट्रीज की लोकेशन लगाना ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात है. देयर आर इन्फ्लुएंस बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एट्सेट्रा. तो जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो क्या रॉ मटेरियल वहाँ पे होना चाहिए, लेबर होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, आपके पास पावर भी होनी चाहिए, जैसे एनर्जी रिसोर्सेज बोल सकते हैं, मार्केट भी होनी चाहिए. ये सभी फैक्टर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर अवेलेबल एट वन प्लेस. ये बहुत ही कम होता है कि ये सभी फैक्टर्स हमें एक ही प्लेस पे मिल जाएं. कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड टू लोकेट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लोअर कॉस्ट. इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगा सेटअप की जाती है जहाँ तो ये सभी फैक्टर्स मिल जाएं उस प्लेस पे, ये जिसकी हम बात की है हमने, जहाँ अगर हमें सेटअप करने पे तो लोअर कॉस्ट पे मतलब वो अरेंज हो जाएं. ओके, लोअर कॉस्ट पे अरेंज हो जाएं. आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, जब ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई, अर्बनाइजेशन फॉलो, अर्बनाइजेशन भी होने लगा. अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण, लोग गांव की तरफ से शहरों में आकर बसने लगे. समटाइम्स कभी कभी ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं आर लोकेटेड इन नियर द सिटी, ये सिटीज़ के शहरों के पास एस्टेब्लिश की जाती हैं. थस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड. इसीलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन है ये हैंड इन हैंड चलते हैं. और सिटीज़ प्रोवाइड अ मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज अ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट एंड अ फाइनेंस सर्विसेज एट्सेट्रा टू द इंडस्ट्रीज. क्यों सिटीज़ में क्यों एस्टेब्लिश की गई है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट भी मिल जाती है, यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज भी सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट, लेबर और कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये सब कुछ इंडस्ट्रीज़ को मिल जाता है. इसीलिए सिटीज़ के पास एस्टेब्लिश की जाती हैं इंडस्ट्रीज़. मैनी इंडस्ट्रीज स्टैंड टू कम टुगेदर to make use of advantages offered by the urban center known as a agglomeration economics.
ये देखो ये टर्म्स ध्यान से समझते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर, बहुत सी इंडस्ट्रीज इकट्ठी होकर आ रही हैं ताकि वो एडवांटेजेस ले सकें जो अर्बन सेंटर ने उनको ऑफर किया है, जिसको जिसको बोला जाता है एग्लोमीरेशन इकोनॉमिक्स। ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रीज एग्लोमीरेशन टेक प्लेस। ओके, लार्ज इंडस्ट्रीज में एग्लोमीरेशन होता है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस से पहले यानी कि 1947 से पहले, मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर लोकेटेड इन प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एट्सेट्रा। पहले इंडिया में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई पे यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाती थी ताकि ट्रेड हो सके, यानी कि बाहर इंटरनेशनल तौर पे ये ट्रेड हो सके। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि पानी मिल जाता है, ये सी के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे सेटअप किए जाते थे। कॉन्सिक्वेंटली देयर emerged certain pockets of industrial developed urban centers surrounded by the huge agriculture rural hinterland। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज बहुत अच्छे से समझना है। ये देखिए, ओके ये देखिए, पहले तो इनपुट, इनपुट हम क्या क्या होता है, पहले रॉ मटेरियल और कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये इनपुट होते हैं, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी। ओके, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, फिर फैक्ट्री में जाते हैं, फिर आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट भी जब प्रोडक्ट्स बन गए फिर भाई ट्रांसपोर्ट होगा, फिर मार्केट में जाएंगे, फिर सारा कुछ मार्केट में भी पैसा यहीं से आएगा, और ये देखो इनपुट से पैसा यहाँ से आता है और यहीं से जाता है फैक्ट्रीज में। यहाँ फिगर में कितने अच्छे से तरीके से समझाया गया है। The key to the decision of factory location is the least cost. Government policies and a specialized labor also influence the location of industries. जो key decision है, the key decision of factory location, जो key decision है, फैसला लिया जाता है कि कहाँ पे लोकेट किया जाए फैक्ट्री को, एज लीस्ट कॉस्ट पे लिया जाता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और स्पेशलाइज जो लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन, जो इनकी लेबर की स्पेशलाइजेशन है वो भी इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। तो आगे देखिए आइडल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्या क्या आइडल लोकेशंस ये दिखाई गई हैं। आप देखिए कॉस्ट ऑफ, ये देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, आगे कॉस्ट ऑफ, ये सभी फैक्टर्स मतलब ये इंडस्ट्रीज के आइडल लोकेशन होते हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री साइट, यानी कि ये सब कुछ फैक्टर्स जहाँ पे मिल जाए तो वो आइडल लोकेशन मानी जाएगी इंडस्ट्रीज़ के लिए। यानी कि अच्छी उनको प्रोडक्शन की कॉस्ट मिल जाए और उनको अच्छा रॉ मटेरियल मिल जाए और उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी अच्छा मिल जाए, जैसे ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री, ये सब कुछ उनको मिल जाए तो वो आइडल लोकेशन मानी जाएगी इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देखेंगे। List the various manufacturing products you use in your daily life such as transistors, electric bulb, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, or scooters, automobiles, machines and so on. If we classify the various industries based on the particular criterion, then we would be able to understand this manufacturing better. Industries can be classified as follows. तो industries को हम किस बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं वो देखेंगे, इस पे इन क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होते हैं एग्रो बेस, एक होती है मिनरल बेस। एग्रो बेस कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी एंड एडिबल ऑयल, ये सभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स और पेट्रोकेमिकल्स, ये सभी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, इनके मेन रोल के बेस्ड पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। जो बेसिक और की इंडस्ट्रीज हैं
आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, जैसे कि आयरन और स्टील और कॉपर स्मेल्टिंग है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है। आगे है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, जैसे कि शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, स्यूइंग है, मशीन है, फैंस है, एट्सेट्रा। समझ में आई? ये दोबारा समझा देती हूँ। चलो ये देखो, ये जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं ये पहले फाइनल गुड में नहीं, जैसे आयरन और स्टील है, आयरन और स्टील को पहले तो ओर में से निकाला जाता है, फिर उसके बाद इसको रिफाइन किया जाता है अलग इंडस्ट्रीज़ में, फिर उसके बाद फिर इन आयरन से अलग अलग मटेरियल बनाया जाता है, ठीक है, जैसे अलग अलग टूल बनती हैं वो अलग है। मगर ये जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ होती हैं इसमें क्या होता है, ये देखो बनती है और सीधा कंज्यूमर के पास पहुंचा दिया जाता है। जैसे कि शुगर है, शुगर को आगे बस शुगर बनाई और मार्केट में बेच दी, कंज्यूमर वहां से ले लेंगे, तो ऐसे होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल यानी कि पैसा, कितना पैसा लगाया गया है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के ऊपर, उसके बेस पे हमने इनको कर सकते हैं स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, बाकी देखते हैं कौन कौन से हैं। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद अ रेफरेंस टू अ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसको बोला जाता है जिसको मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो अलाउड ऑन द एग्जिस्ट ऑफ अ यूनिट। दिस लिमिट हैज़ चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट अ प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो 1 करोड़, जिसने 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लगाई है उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही हम बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेस्ड पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर में क्या कौन सी होती है, जो पब्लिक सेक्टर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी, जो गवर्नमेंट एजेंसीज उनको होती है, जैसे कि भील एंड SAIL सेल है, ओके, भील एंड सेल ये क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। और प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ वो आ जाती हैं जो कि ऑपरेट और ऑन्ड की जाती हैं किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के, जैसे कि टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर इंडस्ट्रीज़ है। देन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं विच आर जॉइंटली रन बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल, जो एक स्टेट और इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का इनमें दोनों का भागीदारी होती है। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ऑन्ड बाय पब्लिक एंड अ प्राइवेट सेक्टर। देन कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो ऑन्ड बाय ऑपरेटेड एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और द बोथ, जो रॉ मटेरियल और वर्कर्स हैं और जो प्रोड्यूसर हैं उन दोनों का हिस्सा होता है। दे पुल इन रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉस प्रोपोर्शनली, अगर चाहे उनको भाई उनका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो वो आधा आधा करते हैं। सच एग्जांपल आर शुगर इंडस्ट्रीज होगी जो है महाराष्ट्र में, और द कोयर इंडस्ट्रीज होगी केरला में। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेटेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, तो इसके ऊपर भी वेटेज और वेटेज के हिसाब से ये देखो, हैवी इंडस्ट्रीज जैसे आयरन और स्टील होती हैं। लाइट इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जो विच प्रोड्यूस गुड्स एज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो करती हैं, ठीक है। आगे है क्लासिफिक एक्टिविटी, देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू 2 ग्रुप्स इन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेटेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। जैसे कि ये बल्क और वेटेज के ऊपर देखिए, ऑयल हो गया, निटिंग नीडल्स होगी, ब्रास वेयर, फ्यूज वायर, वॉचेज, स्विंग मशीन, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, पेंट ब्रशेज, ये ऑटोमोबाइल, इन सभी को आप करके देख सकते हो अपनी नोटबुक पे, जहाँ कमेंट सेक्शन में करके दिखाओ भाई कौन सा ये इसका वेटेज के हिसाब से कौन सा ज़्यादा हैवी है कौन लाइट है, ऐसे, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सभी इंडस्ट्रीज़ को हम एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो ये देखो ध्यान से, ये है वैल्यू एडिशन इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ओके। देखो इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो फाइबर प्रोडक्शन होता है, फाइबर प्रोडक्शन में क्या होता है, स्पिनिंग होती है जिसको काटना बोलते हैं, फिर वीविंग होती है, नीटिंग, ठीक है, वीविंग बुनना होता है, और फिर डाइंग और फिनिशिंग गुड्स, और फिर उसके बाद गारमेंट बनते हैं, ओके। तो और फिर देखो ये फाइबर प्रोडक्शन, ये रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद ये स्पिनिंग है जिसको हम यार्निंग बोलते हैं, और वीविंग नीटिंग में ये फैब्रिक बनता है। ये देखो जो फाइबर होता है
और फिर जब कपड़ा बन जाता है उसको हम फैब्रिक बोलते हैं। ओके, डाइंग और फिनिशिंग में और जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बाद ही गारमेंट बनते हैं। ओके, और टेक्सटाइल इन बारे में अच्छे से समझेंगे हम। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यूनिक पोजीशन है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड अ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रोडक्शन अच्छी होती है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला हुआ है, और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है टेक्सटाइल industry. It is a only industry in the country which is a self-reliant and a complete in value chain from a raw material to the highest value added products। यानी कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये ऐसी इंडस्ट्री है हमारी इंडिया की जिसको किसी की यानी कि बाहर कोई और देश के रॉ मटेरियल का ज़रूरत नहीं, यानी कि सेल्फ सफिशेंट है। ओके, यानी कि अपने रॉ मटेरियल के ऊपर किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है, यहाँ से इनको इंडिया से ही सारा रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। देन है कॉटन टेक्सटाइल। इन एंशियंट इंडिया में प्राचीन भारत में कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद द हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। तो वहाँ पे स्पिनिंग होती थी, काता जाता था, पता है ना, चरखे के साथ, है ना। हैंडलूम वीविंग होती है, सिलाई होती है, सिलाइयों के साथ वीविंग होती थी, आपने देखा ही होगा, आपने अभी भी करती हैं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम केम इनटू यूज। तो पावर लूम 18th सेंचुरी में पावर लूम आ गए थे, ठीक है। अदर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल। तो बहुत जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था कॉलोनियल पीरियड में, बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड कॉटन फ्रॉम इंग्लैंड। क्योंकि जो हाथ से बना हुआ कपड़ा था और जो मशीन से बना हुआ कपड़ा, वो हमारा इंडिया का कपड़ा जो हाथ से बना हुआ था वो compete नहीं कर पा रहा था जो इंग्लैंड का मशीन मेड कपड़ा था। ओके, द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई इन 1854। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल है मुंबई में 1854 में एस्टेब्लिश की गई। द टू वर्ल्ड वॉर वर फॉट इन यूरोप, इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, 2 वर्ल्ड वॉर हुई थी यूरोप में, तो इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था। देयर वाज अ डिमांड फॉर क्लोथ्स इन यूके। तो यूके में इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है, और हैंस दे गेव अ बूस्ट टू अ डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तब उस समय पे हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हुई थी। In the early year, the cotton textile industries was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat। शुरू में तो सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के ही वहाँ पे ही कॉटन ग्रोइंग बेल्ट पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता था। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबिलिटी, पोर्ट फैसिलिटी, लेबर, मॉइस्चर, क्लाइमेट कंट्रीब्यूटेड टू वाट इज लोकेशनलाइज्ड। क्योंकि वहाँ पे कॉटन मिल जाता था, रॉ मटेरियल मिल जाता था, मार्केट अच्छी मिल जाती थी, ट्रांसपोर्ट मिल जाता था, मॉइस्चर क्लाइमेट होता था, ये सब कुछ अच्छे थे फैक्टर उसकी लोकेशन के लिए। दिस इंडस्ट्रीज हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड अ लिविंग टू अ फार्मर। तो ये एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्रीज के अच्छे लिंक थे, जो फार्मर हैं उनको ये उनको भी अच्छी कमाई का साधन मिल रहा था, क्योंकि उनका सामान वहीं पे बिक रहा था ना। कॉटन बोल प्लकर्स एंड वर्कर्स एंगेज इन गिनिंग एंड स्पिनिंग वीविंग। जो प्लक करते थे उसको, कॉटन का होता है बॉल, उसको गिनिंग, स्पिनिंग और वीविंग के लिए भी वहाँ पे अच्छे मिल जाते थे, और डाइंग के लिए, डिज़ाइनिंग के, पैकिंग और टेलरिंग और स्यूइंग के लिए। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल एंड डाइंग। तो भाई इसी कॉटन इंडस्ट्रीज़ ने बहुत से और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी सपोर्ट किया, जैसे कि डायर्स हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, और engineering works. Okay, while spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, weaving is a highly decentralized to provide a scope for incorporating traditional skills and design for a weaving of cotton, silk, zari, embroidery, etc.
तो महाराष्ट्र और गुजरात, तमिलनाडु, यहाँ पे वीविंग पे बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज किया गया। यहाँ पे अलग अलग तरीके से, कहीं पे कॉटन का कपड़ा मिल रहा है, कहीं पे सिल्क, कहीं पे जरी, कहीं पे एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई वाला कपड़ा बन रहा है। इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स क्लासिकल प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, तो क्लासिकल प्रोडक्शन स्पिनिंग में, काटने में, बट अ वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी, तो वीविंग की हमारी लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक है, एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, जो वीविंग है वो हैंडलूम से की जाती है, पावरलूम और मिल्स में की जाती है। द हैंड स्पन खादी प्रोवाइड अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, जो हाथ से की जाती है ना वीविंग, उससे बहुत लोगों को एक तरह का एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, उनको जॉब मिली हुई है इन देयर होम एज द कॉटन इंडस्ट्रीज। वाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी? वाई? क्योंकि वो स्वदेशी मूवमेंट वाला मूवमेंट चलाया हुआ था ना, इसीलिए वो स्पिनिंग के ऊपर जोर देते थे, ठीक है, ताकि वो खुद करेंगे, अपना बाइकआउट करेंगे जो भी विदेशी है ना। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन द पावर लूम एंड हैंडलूम? तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो बताइए, अगर अदरवाइज गूगल कीजिए और बताइए, ढूंढिए, है ना। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, तो यार्न इंडिया कहाँ से लेता है? जापान से लेता है। अदर इम्पोर्ट्स ऑफ द कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएस, तो बाकी जो कॉटन गुड्स हैं वो फ्रॉम इंडिया से कौन कौन ये लेता है? यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस हो गया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, और श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ अ कॉटन यार्न, कॉटन यार्न का बहुत बड़ा ट्रेड है हमारी इंडिया में, यानी कि कॉटन की बहुत शेयरिंग करते हैं हम वर्ल्ड के साथ। आर स्पिनिंग मिल्स आर कम्पिटिटिंग एज अ ग्लोबल लेवल पे हमारा जो स्पिनिंग कंपटीशन हो रहा है, कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर वी प्रोड्यूस, वो जितने भी फाइबर हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। द वीविंग, निटिंग एंड अ प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn दैट इज कंट्री, तो जो हमारी कंट्री में मिलता है वो और कंट्री में नहीं मिल सकता, और सब प्रोड्यूस नहीं हो सकता। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्री इन दिस सेगमेंट, तो आपको बड़ी और मॉडर्न फैक्ट्रीज मिल जाएंगी इस सेगमेंट में, बट देखते हैं, most of the production is in a fragmented small unit which cater to a local market. दिस मिसमैच इज़ अ मेजर ड्रॉबैक, ये हमारे भाई ड्रॉबैक भी है, कमी भी है फॉर द इंडस्ट्रीज। एज द रिजल्ट मैनी ऑफ आर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन, जो हमारे स्पिनर हैं उनको वो कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन यार्न को एक्सपोर्ट करते हैं। वाइल अपीयर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक, मगर जो गारमेंट्स हैं उसको हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। ओके, तो ये आगे देखते हैं। ये पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए कॉटन टेक्सटाइल, ये देखिए कॉटन टेक्सटाइल यहाँ कहाँ पे है? ये है कोयम्बटूर में है, ये है पुणे में, मुंबई में, राजकोट, पोरबंदर, अहमदाबाद, वडोदरा, जलगांव, औरंगाबाद, वर्धा, देवास, इंदौर, आगरा, ये मुरादाबाद, ये है कानपुर, मुर्शिदाबाद, हरोरा, हुगली, ये सभी क्या है? ये है कॉटन टेक्सटाइल। वुलन टेक्सटाइल कहाँ पे है? वुलन बेंगलुरु में है, मुंबई में है, जमनगर में है, अहमदाबाद में है, पानीपत में है, गुड़गांव में, जयपुर, ग्वालियर, बीकानेर, शाहजहांपुर और पानीपत, लुधियाना, अमृतसर, श्रीनगर। ओके, ये सभी क्या है? ये है मिर्ज़ापुर। ये सभी क्या है? वुलन टेक्सटाइल हैं। सिल्क टेक्सटाइल कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये है मैसूरू, बेंगलुरु, कोलार, बेलागवी और मिलेंगे वाराणसी, बनकुरा। ओके, ये मुर्शिदाबाद, ये और यहाँ पे श्रीनगर, बारामूला, अनंतनग, ये सभी आपको यहाँ पे सिल्क टेक्सटाइल मिलेंगे।
आगे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन अ फ्रेगमेंट स्मॉल यूनिट्स विच कैटर्स ये हमने पढ़ लिया था। सपोज दैट यान इज सोल्ड एट 85 पर केजी। जैसे अगर हम देखें जो यान है वो मान लो कि 85 पर केजी उसको सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है। इफ़ इट इज़ सोल्ड एज अ ट्राउज़र इट फ्रेच 800। अगर इसको हम एज अ ट्राउज़र बेचें तो ये 800 पर केजी बिकेगा। वैल्यू इज़ एडेड एट एवरी स्टेज। जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती है तो ऐसे ऐसे ही जो फैब्रिक और यान की जब ये गारमेंट में तब्दील होता है तो इसकी जो वैल्यू वो भी बढ़ती है। यानी कि जब यान है तो इसकी सिर्फ 85 पर केजी वैल्यू है, और जब इसका ट्राउज़र हमने बना लिया तो इसकी वैल्यू 800 पर किलो हो जाती है। Why it is important for us to improve our weaving sector instead of exporting yarn in large quantity? Okay, ये इस क्वेश्चन का आंसर दोगे आप। Although we have made a significant increase in the production of good quality, चाहे हमने significant increase किया है good quality कॉटन का प्रोडक्शन का, द नीड टू इम्पोर्ट इज स्टिल फेल्ट, मगर फिर भी इसकी ज़रूरत अभी भी है। पावर सप्लाई इज अ इरेडिक एंड अ मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन वीविंग एंड अ प्रोसेसिंग सेक्टर इन particular. Other problems are the low output of a labor and a stiff competition with a synthetic fiber industry. ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे इस इंडस्ट्रीज़ को, कॉटन इंडस्ट्रीज़ को जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज़ है उससे compete करना पड़ रहा है। आगे ये टेक्सटाइल जूट इंडस्ट्री है, जूट टेक्सटाइल है, शुगर इंडस्ट्री है, इसके बारे में हम कर लेते हैं। चलिए, जूट टेक्सटाइल। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। इंडिया में आपको जूट बहुत मात्रा में जूट गुड्स और स्टैंड एट अ सेकेंड प्लेस। जूट के मामले में हमारा इंडिया सेकेंड नंबर पे है एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पे है और सेकेंड नंबर पे एक्सपोर्टर इंडिया करता है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ज़्यादातर जो मिल हैं जूट इंडस्ट्रीज को वेस्ट बंगाल में है, मेनली अलॉन्ग विद द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, जो कि हुगली रिवर के साथ है, हुगली रिवर के नैरो बेल्ट में है। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर अ कोलकाता इन 1855 एट अ रिश्रा। तो ये फर्स्ट जूट मिल कब सेटअप की गई थी? ये 1855 में सेटअप की गई थी। ओके, आफ्टर पार्टीशन 1947 में जूट मिल्स रिमेन्ड इन इंडिया। तब भी जूट ये मिल्स रही है, बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। मगर ज़्यादातर जो एरिया है वो बांग्लादेश में चला गया है, जो कि ईस्ट पाकिस्तान बन गया था इंडिपेंडेंस के बाद। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर। तो फैक्टर्स कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं जो हुगली रिवर को ये लोकेशन वहाँ पे है इसकी? प्रॉक्सिमेटली ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ द रेलवे, रोडवेज एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स, abundant water for producing raw jute, cheap labor from the West Bengal adjoining state of Bihar, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। ये क्योंकि ये भाई यहाँ पे हुगली रिवर पे ही क्यों ये अच्छी लोकेशन है? क्योंकि यहाँ पे रेलवे भी, रोडवेज, वाटरवेज सभी वेज लगते हैं और भी अच्छी लेबर, चीप लेबर मिल जाती है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश से। कोलकाता इज़ अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइडर बैंकिंग, क्योंकि और कोलकाता है जो हुगली रिवर के किनारे ही बसा हुआ है ना, बैंक के ऊपर, और वहाँ से आपको सेंट्रल प्रोवाइड जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है और पोर्ट फैसिलिटी भी वहाँ से मिल जाती है जूट से गुड के लिए। ओके, देन आते हैं challenges faced by the industries include a stiff competition in the international market from a synthetic substituents and from other competition like Bangladesh, Brazil, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड एट्सेट्रा। तो ये सभी देखो, ये इसको जूट इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, कम्पीट करना पड़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, तो वहाँ पे सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जैसे कि सिंथेटिक भाई जूट का सामान पता ही है ना आपको क्या क्या होता है जो जूट के, जैसे बोरी होती है ना, बोरी
आपने जिसमें आलू वगैरह होते हैं वो जूट से ही बनी होती है, जो कारपेट होते हैं वो, है ना। मगर अब तो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं जो बांग्लादेश, ब्राज़ील, ये इजिप्ट, ये वाली कंट्रीज से कम्पीट करना पड़ रहा है। हावेवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज, इंटरनल डिमांड फिर भी बढ़ रही है क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो मैंडेटरी कर रही हैं जूट पैकेजिंग के लिए। द स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी डिवर्सिफाइड। द मेन मार्केट, जो मेन मार्केट है वो यूएसए, कनाडा, घना, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया है। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि अब पूरा ग्लोब ही, पूरी दुनिया ही ये ग्लोबल के कंसर्न में है, इन्वायरमेंट के कंसर्न में है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज अपना रही है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी टू जूट प्रोडक्शन, तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में जूट के प्रोडक्शन की मांग बढ़ेगी। तो आगे शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। आगे शुगर इंडस्ट्रीज, इंडिया स्टैंड्स सेकंड एज अ वर्ल्ड्स प्रोड्यूसर ऑफ अ शुगर बट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड अ खंडश्री। ओके, तो हमारे इंडिया सेकंड नंबर पे है शुगर की प्रोडक्शन में, और फर्स्ट प्लेस पे आता है गुड़ और खंडश्री में। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्रीज इज द बल्की एंड ह्यूलेज इज इट्स सुक्रॉस कंटेंट रिड्यूस। तो भाई ये इसको बल्कि है ना, जो इसका मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो बल्कि होता है। द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, जो मिल्स हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में है। 60% मिल्स हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। दिस इंडस्ट्रीज अ सीजनल इन नेचर, ये सीजनल इंडस्ट्रीज है। सो इट इज़ अ आइडली सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर, ये कोऑपरेटिव सेक्टर पे बेस्ड है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों ये कोऑपरेटिव सेक्टर पे है? क्यों? क्योंकि जब भाई गन्ने की फसल होगी, है ना, तभी मिल्स में काम चलेगा। जब गन्ना नहीं उगाया जाएगा तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर हमने पढ़ा था क्या होता है, जहाँ पे जो रॉ मटेरियल यानी कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है, वी कैन से, है ना। तो यानी कि इसमें उगाने वाला फार्मर होता है और वो दूसरे, और जो प्रॉफिट लॉस होता है वो दोनों बांट लेते हैं। इन रिसेंट ईयर देयर इज अ टेंडेंसी फॉर अ मिल्स टू शिफ्ट टू कॉन्सेंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में ये बहुत कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, शिफ्ट की जा रही है ये मिल्स, स्पेशली इन महाराष्ट्र, ज़्यादातर महाराष्ट्र में। दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूसर हेयर वाज अ हाई sucrose content. The cooler climate also ensure a longer crushing season. Moreover, the cooperative are more successful in these states. तो कॉपरेशन भी बहुत सक्सेसफुल है इन स्टेट्स में। इसीलिए जो मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वो है सीजनल नेचर इंडस्ट्रीज है, ऑयल एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, और ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है रीचिंग केन और फैक्ट्री में, यानी कि और एंड नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ अ बैगेज को भी ये मैक्सिमाइज हो रहा है यूज़, इसीलिए। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड जितनी भी हमने पढ़ी हैं अब तक, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने डिटेल से अच्छे से डिस्कस किया है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि इस बार भाई वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जितना पढ़ाया है आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक you for giving me your precious time. Thank you and God